अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है जी क्लास नाइन्थ। जैसा कि आपको पता है कि न्यू बुक्स आई हुई हैं, उसमें जो हमने पहले चैप्टर की ट्रांसलेशन थी वो जो है ना हमने कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी पहले चैप्टर की एक्सरसाइज। उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है जी ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में हमारे पास पहला लफ्ज है जी बेस्टोड। बेस्टोड होता है जी अता करना, नवाजना। तो है जी टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और अ गिफ्ट, यानी कि ऐसी चीज जो बतौर एजाज या गिफ्ट के नवाजी जाए। क्यास, क्यास क्या होता है जी? ये तबाही या बर्बादी को कहते हैं, लैक ऑफ ऑर्डर, और इसका भी मफहूम यही है। कंपैशन, कंपैशन हमदर्दी को कहते हैं, शफकत को कहते हैं। तो सिंपैथी भी बेसिकली इसका मीनिंग यही है, मिलता जुलता है इससे। और क्रम्बल का मतलब होता है रेजा रेजा होना, बिखर जाना, टुकड़ों में तकसीम हो जाना। तो है जी टू ब्रेक समथिंग इनटू वेरी स्मॉल पीस, यानी कि किसी चीज का टूट फूट कर छोटे से टुकड़ों में तकसीम हो जाना। फिर उसके बाद है जी डेजलिंग। डेजलिंग का मतलब रोशन होता है, जिसका मतलब है जी ऑफ लाइट सो ब्राइट, यानी कि इतना रोशन दैट यू कैन नॉट सी फॉर अ शॉर्ट टाइम, कि आप उसको एक मुख्तसर वक्त के लिए नहीं देख सकते। यानी कि आपकी आंखों से जो वो रोशनी पड़ती है तो अचानक से आपकी आंखों में डिम मतलब है कि वो रोशनी आपकी थोड़ी सी चली जाती है। तो उस पर डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है जी बर्बाद करना, तबाह करना, उसका डिस्ट्रॉय। और डेलीमा, डेलीमे का मतलब होता है जी ऐसी मुश्किल सूरत हाल या उलझन, अ सिचुएशन दैट मेक्स प्रॉब्लम, यानी कि ऐसी हालत जिसमें सिर्फ मसाइल ही हों। फिर है जी डिस्पेंसेशन। तो क्या होता है ये जी? स्पेशल परमिशन टू डू समथिंग, यानी कि ऐसी चीज, कोई खास चीज करने के लिए या कुछ चीज करने के लिए खास इजाजतनामा लेना। फिर उसके बाद ड्यून्स, टीलों को कहते हैं अ स्मॉल हिल ऑफ साउंड, यानी कि रेड के जो है ना वो छोटे छोटे टीलों को कहते हैं जी। एलोक्वेंस, the ability to use language and express your opinion well. एलोक्वेंस बेसिकली ब्लोगत को कहते हैं। तो वो कहता है कि एक ऐसी एबिलिटी, यानी कि ऐसी सलाहियत जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी लैंग्वेज यानी कि जबान इस्तेमाल करके अपने ख्यालात का आप अच्छे तरीके से इजहार करते हैं। फिर एम्बॉडीमेंट, अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ एन आइडिया और अ क्वालिटी, यानी कि किसी ख्याल, तसव्वुर या फिर किसी खूबी की एक मखसूस किस्म की मिसाल देना। इरेडिकेट का मतलब होता है जी खत्म करना, टू डिस्ट्रॉय और गेट रेड ऑफ समथिंग, यानी कि टू डिस्ट्रॉय किसी चीज को खत्म कर देना, या है जी और गेट रेड ऑफ समथिंग या फिर किसी चीज के छुटकारा हासिल करना। एवरलास्टिंग, कंटिन्यूइंग फॉर एवर, यानी कि ऐसी चीज जो मुसलसल लाजवाल खत्म होने में ही ना आए। तो उसके बाद है जी मेडिएशन, सॉरी मेडिटेशन है, मेडिएशन नहीं लफ्ज मेडिटेशन है। द प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग योर माइंड इन साइलेंस स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस और इन ऑर्डर टू मेक योर माइंड calm। अब ये जो अल्लाह के वली होते हैं उसमें बेसिकली जो है ना वो अपना इस दुनियावी चीज को छोड़कर सिर्फ अकेले अल्लाह की इबादत में गुम हो जाते हैं। तो ये वो हालत होती है। फिर नेक्सस, महवर को कहते हैं अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, यानी कि ऐसी चीज जो मुख्तलिफ चीजों को आपस में जोड़े। फिर उसके बाद है प्रोक्लेम, दावा करना, ऐलान करना, टू पब्लिकली एंड ऑफिशियली टेल पीपल अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। तो वही बात है कि ऐसी चीज जो ऑफिशियली यानी कि बाज़ाहिर, फिर उसको पब्लिकली आम तौर पर जो है ना खुलेआम किसी अहम चीज का लोगों के सामने बयान करना। फिर उसके बाद प्रोमलगेशन, द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग एन आइडिया, अ बिलीफ, ईटीसी among many people, यानी कि किसी चीज की तबलीग करना, किसी चीज को, किसी आइडिया को, किसी अकीदे को लोगों के दरमियान फैलाना। फिर प्रोसलाइटाइजिंग, टू ट्राई टू परसुएड अदर पीपल टू एक्सेप्ट योर बिलीव्स स्पेशली अबाउट रिलीजन और पॉलिटिक्स, यानी कि ये ऐसा अमल है इसमें आप लोगों को कायल करते हैं कि वो जो उनके आइडियाज हैं या वो उनके जो बिलीव्स हैं, अकीदे हैं, उनको क्या कर लिया जाए जी? एक्सेप्ट कर लिया जाए। स्पेशली वो कहते हैं ये जो रेफर है या तो रिलीजन की तरफ होता है या पॉलिटिक्स की तरफ, यानी कि ये पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं इस टर्म को, या फिर जो है ना वो रिलीजन जो मतलब है कि अल्लाह ताला के प्यारे पैगम्बरान आए हैं तो ये उनके लिए है जी। रिनाउंस,
to state publicly that you no longer have a particular belief or that you will no longer behave in a particular way, यानी कि ऐसी हालत जिसमें आप आम तौर पर ऐलान करते हैं कि मेरा किसी अकीदे या किसी एक खास मकसद के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कि छोड़ देना, बेसिकली किसी चीज का तर्क कर देना है, इसका मतलब है। सॉलिट्यूड तन्हाई को कहते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन स्पेशली व्हेन यू फाइंड दिस प्लीजेंट। अकेलेपन को कहते हैं ऐसी हालत जिसमें आप बिल्कुल अकेले हों। थियोलॉजी जो है ना वो स्टडी को कहते हैं जी, द स्टडी ऑफ रिलीजियन एंड बिलीव्स, यानी कि मजहब और जो अकायद की तालीम है उसको कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक चेंज को कहते हैं, तब्दीली को कहते हैं। अ कंप्लीट चेंज इन समबॉडी या समथिंग, किसी शख्स में या किसी चीज में मुकम्मल तब्दीली को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रॉपिकल, द एरिया बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के दो ट्रॉपिक्स के दरमियान एक ऐसा इलाका जिसमें सबसे गर्म तरीन हो वो। फिर उसके बाद अनपैरेलल्ड, यूज्ड टू एम्फसाइज दैट समथिंग इज बिगर और बेटर देन एनीथिंग एल्स लाइक इट, यानी कि ऐसी चीज को बयान करना जो सबसे बेमिसल हो, जिसका कोई मिसाल ही ना हो। वर्च, द एज ऑफ अ पाथ, रोड, ईटीसी, किसी भी चीज का किनारा। तो उसके बाद हमारे पास है जी आंसर द क्वेश्चन। तो आए चलते हैं अपने आंसर द क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है जी हमारा, हाउ माइट द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकरमा इन्फ्लुएंस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, यानी कि मक्का मुकरमा की जो तारीखी और सकाफती अहमियत से मुतल्लिक उसका जो जुग्राफियाई जिक्र है, किस तरह जो ये पढ़ने वाले कारी हैं उसकी समझ बूझ पर असरअंदाज हो सकता है। द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का शोज दैट इट इज द लैंड ऑफ ब्यूटी, वेस्ट डेजर्ट्स एंड स्टेरी स्काईज, यानी कि वो जो जोग्राफियाई तज़किरा है मक्का मुकरमा का वो ये ज़ाहिर करता है कि ये एक खूबसूरत सरजमीन है, ऐसी सरजमीन है जहां पर बहुत बड़े सहरा और तारों भरे आसमान है। इट्स ब्यूटी इंस्पायर्ड पर्ट्स एंड एलोक्वेंट पीपल टू प्रिजर्व इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर, इसकी जो खूबसूरती है वो शोरा और जो फसीहुल बयान लोग हैं उनको अपनी तरफ रागब करती है कि किस तरह वो अपने तारीख और जो सकाफत है उसको महफूज रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आंसर 2 मतलब क्या आंसर हमारे पास एक रहता है, इन द पोएट्री एंड अदर आर्टिस्टिक फॉर्म्स, कि वो किस तरह जो है ना वो अपनी पोएट्री में पोएट्री के जरिए बयान करते हैं या फिर जो उसका आर्ट है वो उसके जरिए बयान करते हैं। फिर पहले 10 इट्स जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हाईलाइट्स इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, यही था जो उसने बयान कर दिया। फिर सवाल नंबर 2 है जी, व्हाट डज द एम्फसाइजेस ऑन द अरब्स मेमोरी एंड एलोक्वेंस सजेस्ट अबाउट देयर कल्चर बिफोर इस्लाम, तो यानी कि इस्लाम से पहले अरबों की जो सकाफत की उसके मुतालिक यादाश्त और फसाहत यानी कि जो बलोगत थी उनकी उनको जोर देने के बारे में क्या ज़ाहिर होता है। दी एम्फसाइसेस ऑन द अरब्स मेमोरी एंड एलोक्वेंस सजेस्ट अ कल्चर दैट डीपली वैल्यूड ओरल ट्रेडिशन, पोएटिक विजन एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, दे प्रिजर्व्ड देयर हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन इन दीज फॉर्म्स, ये वो उसका ज़ाहिर करता है कि वो उसको उनका रुझान किस तरफ है, कि वो किस तरफ अपने आप को ज़्यादा कैपेबल समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने इन तमाम चीज़ों को इन्हीं चीज़ों में, यानी कि एक पोएट्री थी और फिर उनका जो आर्ट था उन्हीं चीज़ों में अपनी जो वो हिस्ट्री थी, तारीख थी, इसमें प्रो के रख दिया उसने। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनेक्डोट अबाउट हम्माद एंड कैलिफ वलीद बिन यजीद। अब ये जो लफ्ज़ हमारे पास एनेक्डोट है ये हमारे पास है जी वाकिया, वो जो हम्माद बिन खलीफा और वजीद के बयान जो कन्वर्सेशन हुई थी ना वो कह रहा है कि इसमें उसकी क्या अहमियत है। द स्टोरी अबाउट हम्माद शोज द मैसिव बुल्क of Arabic poetry and Arabs extraordinary memory. It is because of its richness that Arabic was chosen as the language of the Quran. तो वो कह रहा है कि हमाद के बारे में जो कहानी अरबी शरी के वसी ज़कीर और अरबों की
गैर मामूली जो याददाश्त को ज़हर करती है, यही वजह है कि अरबी ज़बान इसी ज़रखेज़ी की वजह से, इसी की वजह से उसको कुरान के ज़बान के तौर पर मुंतखब किया गया है। What parallels can you draw between the state of civilization described here and the other historical periods of decline and renewal? अब इसका जवाब है जी, द स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन मेंशन्ड here is similar to those of European Dark Ages when society fell into deep moral decay. In both cases, renewal came through a leader or a movement that restored faith in high moral values. Islam reshaped Arabic society while Europe saw change through revolutions. अब यहाँ पर दरअसल वो बेसिकली उस तहजीब की बात कर रहा है जो यूरोपियन की थी, यानी कि जहाँ पे हमें ज़माने जहलियत के बारे में पता था, लेकिन जब माशरे के अंदर गहरी मतलब है कि वो अखलाकी की, जहाँ पे अखलाक का कोई नामो निशान तक नहीं था, तो वगैरह दोनों सूरतों में तजदीद एक रहनुमा या तहरीक के जरिए आई जिससे इक़्तिदाद और आला अखलाक की अक़दार बहाल हुई। यानी कि यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि इस्लाम के आने से पहले जितनी भी महरूमियाँ थी, इस्लाम ने आके उसको इसमें आके ख़त्म किया है जी। What challenges did the Rasulullah face in proclaiming the oneness of Allah and the unity of mankind? तो Rasulullah faced intense resistance from the pagan Arabs who saw his message as a threat to their beliefs and authority. He endured isolation, hostility, और फिर उसके बाद है जी एंड इवन फिजिकल थ्रेट्स येट ही कंटिन्यू टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। यानी कि यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है इस सवाल में कि आप सल्लम को मुशरिकीन की तरफ से, कुफार की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद आपने अल्लाह के पैगाम को क्या है जी आगे बढ़ाना जारी रखा, हत्ता कि उनको क्या है जी जानी खतरात का भी मतलब इनको धमकियां दी गई थी कि हम आपको नौजुबिल्ला कत्ल कर देंगे। फिर उसके बाद जी इन व्हाट वेज डिड द रसूलुल्लाह एलिवेट मैनकाइंड टू अ हाईएस्ट लेवल इन द बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। इसमें है जी द रसूलुल्लाह एलिवेट मैनकाइंड बाय प्रमोटिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू फेथ एंड एथिक्स। ही आल्सो अपलिफ्टेड ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्डली matters by establishing the principles of justice, equality and compassion। तो उन्होंने उनको ईमान और अखलाकियात के जरिए जो रूहानी तरक्की थी उसको फरोग देने के लिए इंसानियत को एक बुलंदी बख्शी, मिराज बुलंदी को कहते हैं। आपने दुनियावी मामलात में भी इंसाफ, मसावत और हमदर्दी के असूल कायम करके इंसानियत को एक अरूज बख्शा, जवाल नहीं अरूज की बात हो रही है यहाँ पर। हाउ डज द फाइनल कुरानिक वर्स इनकैप्सुलेट द रोल एंड मिशन ऑफ द रसूलुल्लाह, के किस तरह कुरान पाक आप सल्लम के किरदार का जो है ना वो हमें बताता है। उसमें जी द वर्स डिस्क्राइब्स रसूलुल्लाह एज अ विटनेस, बैरियर ऑफ गुड न्यूज़, वार्नर एंड गाइड। यानी कि कुरान पाक में बताता है कि हमने उसको शाहिद बनाकर भेजा, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, फिर डराने वाला बनाकर भेजा और एक रहनुमा के तौर पर हमने उसको भेजा। इट शोज इज His purpose to guide humanity toward faith, virtue and Allah's light। ये ज़ाहिर करता है कि आप सल्लम का मकसद इंसानियत को ईमान, नेकी और को नूर ईमानी की तरफ ले जाना था। अब लास्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर व्यू द प्री इस्लामिक अरब्स? राइट डाउन द एग्जांपल्स एंड द एविडेंसेस सपोर्टिंग योर इन्फ्रेंसेस। कि वो कहता है कि जो मुसन्निफ उसने इस्लाम से पहले अरबों को कैसे देखता है और उसको जो है ना अपनी मिसालों से जरा। प्री इस्लामिक अरब्स वर नोन फॉर देयर एलोक्वेंस एंड स्ट्रॉन्ग मेमोरी। यानी कि जो इस्लाम से पहले की बात हो रही है, वो जो अरबी थे वो अपनी हाफजे और बलोगत की वजह से मशहूर थे। एज रिफ्लेक्टेड इन देयर पोएट्री एंड एनुअल कॉन्टेस्ट्स, जैसा कि वो उनकी पोएट्री से और जो सालाना उनके मुकाबले होते उसमें आया था। हाउएवर देयर मॉरल डिक्लाइन शोड द नीड फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस, हाईलाइटिंग द रसूलुल्लाह's मिशन टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी। तो ये हमारे पास जी सवाल थे। चलिए तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, उसके बाद हमारे पास सवाल है जी, यूज आर डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड। ये जो हमारे पास वर्ड दिए गए हैं, पहला है जी लफ्ज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है जी तसव्वुर, ख्याल
और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है जी वो है जी लव्स इमेजिनेशन। इसको हम यानी कि इसको पढ़ना किस तरह से है। फिर उसके बाद इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है जी द एबिलिटी टू फॉर्म पिक्चर्स और आइडियाज इन योर माइंड। और जो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला टॉपिक है इसमें हमने इसका लिखना है कि जी ये ग्रामर के लिहाज से एक नाउन है। फिर उसके बाद रिमार्केबल है, इसका मतलब है जी वर्ती ऑफ अटेंशन, यानी कि काबिल गौर तवज्जो, और ये ग्रामर की रूह से एक एडजेक्टिव है यानी कि एक खूबी है। कंपोस्ट हमारे पास लफ्ज है कंपोस्ट, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन तो वैसे ही मैं वैसे पढ़ रहा हूँ तो तलफ़ुज़ ही होता है बेसिकली। और इसका जो मीनिंग है जी वो है जी काम एंड इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स, यानी कि पुरसकून अपने जज्बात पर काबू रखना। ठीक है, फिर ये भी एक मतलब है कि खूबी है, तो हम इसको ग्रामर की रूह से एडजेक्टिव कहेंगे कंपोस्ट। फिर उसके बाद है प्रिजर्वेशन, इसका मतलब है जी हिफाजत करना, यानी कि द एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग समथिंग, आप कह सकते हैं ऐसा। फिर उसके बाद ये क्या है जी, ये एक एक्ट है, तो एक्ट शो कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है जी एक नाउन के तौर पर काम कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास है जी कंपेयर द डिक्शनरी डेफिनेशंस विद यूर इन्फ्लुएंसेस। वर्ड पैटर्न क्या होता है जरा ये देख लेते हैं। मेनी इंग्लिश वर्ड्स कैन चेंज देयर फॉर्म्स टू इंडिकेट डिफरेंट मीनिंग और फंक्शन इन अ सेंटेंस। वर्ड पैटर्न्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच आर क्लोजली रिलेटेड because changing the form of a word often changes its part of speech. By adding prefixes or suffixes or by altering the word itself, a word can be transformed from one part of speech to another, which changes its role and meaning in a sentence. दरअसल वो इसमें हमें बता रहा है वर्ड के बारे में कि वर्ड बेसिकली हमारे पास होता क्या है। तो वो हमें लफ्ज का बता रहा है कि लफ्ज एक ऐसी चीजें होती हैं जिनमें या तो हम कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं, तो जैसे प्रीफिक्सेस पहले ऐड कर लिया तो वो प्रीफिक्स बन गया और उसकी मीनिंग भी चेंज हो गया। फिर उसके आगे वर्ड चेंज ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया, सफिक्स हो गया, फिर उसका मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरह देखिए जरा आगे देखते हैं, उसमें हमारे पास है जी एक वर्ड है एनालाइज। वो वर्ड क्या है, बेसिकली एक वर्ब है जिसका मतलब है टू एग्जामिन समथिंग मेथोडोलॉजिकली एंड इन डिटेल। तो फिर उसके बाद उसका जो दूसरा लफ्ज है वो बनाया है जी एनालिसिस, जिसका है जो ग्रामर के लिहाज से एक नाउन है, तो उसका मतलब है जी प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग समथिंग इन डिटेल। फिर है उसका एडजेक्टिव, उसका हमने बनाया जी एनालिटिकल, रिलेटिंग टू और यूजिंग एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग। फिर एडवर्ब हमने उसका बनाया है जी एनालिटिकली, यानी कि ये वो लफ्ज थे जिनमें हमने आगे तब्दीलियां करके उसको क्या कर दिया है, हमने थोड़ा सा उसके मीनिंग में और जो उसकी बनावट थी या जो उसकी यही फॉर्मेशन थी वो हमने उसको चेंज कर दिया। वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से हमने उसको एडवर्ब बना दिया जी। अब हमारे पास लफ्ज है प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड वर्ड चेंजेस। अब पहला लफ्ज है हमारे पास प्रीफिक्सेस। क्या होता है प्रीफिक्सेस? अब प्रीफिक्सेस इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द समथिंग, एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, यानी कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं, कोई मेन वर्ड हमें दिया जाएगा, फिर उसके शुरू शुरू में हमने उसका कुछ वर्ड ऐड करके उसका हमने प्रीफिक्स बना लेना। जैसे लफ्ज हमारे पास है जी, वो कहता है जी द प्रीफिक्स री एडेड टू राइट मेक्स रीराइट विच मीन्स टू री राइट अगेन। अब राइट का उसने री राइट लिखा है, जो प्रीफिक्स, ये जो री है अब ये प्रीफिक्स है, री राइट, मेक का हम रीमेक कर सकते हैं, तो ये प्रीफिक्स ग्रामर की रूह से है। फिर सफिक्स क्या होता है? सफिक्स में, अब प्रीफिक्स में प्री यानी कि पहले ऐड होगा, सफिक्स में सफिक्स यानी उसके आखिर में एंड में जाके ऐड होगा। अब जैसे यहाँ पे उसने लफ्ज एक दिया है जी ई आर, या अब एग्जांपल में देखेंगे ई आर एडिट करें आप टीच में, तो इसका टीचर बन जाएगा, जिसका मीन है जी समथिंग, समवन हु टीचेस, यानी कि जो पढ़ाता है। टीच से हमने उसके आगे लगा दिया तो टीचर बन गया। तो चले इस तरह से हम जो है ना इसको मजीद आगे करते हैं। ये एक और लफ्ज भी है यहाँ पर हमारे पास, जो बेस्ड लफ्ज है ना, इसमें वो थोड़ा सा हमारे पास
कहना चाह रहा है जो बेस्ड लफ्ज है वो हमारे पास है जी एडवोकेट। अब वो कहता है इसकी नाउन फॉर्म बताएं हमें, उसकी होगी जी एडवोकेसी। एडवोकेसी यानी कि ADVOCACY, एडवोकेसी बन जाएगी वो। फिर उसकी वर्ब क्या होगी, तो ये बेस्ड वर्ब एडवोकेट वर्ब ही है तो हम इसको एडवोकेट लिखेंगे। फिर उसकी एडजेक्टिव क्या होगी हमारे पास, वो है जी एडवोकेटिव। हमारे पास जो लफ्ज होगा ना एडवोकेटिव वो बनेगा। तो ये जो है ना इसके साथ हमने कुछ चीजें ऐड की। बाकी हम चलते हैं जी अपना अगले चीज की तरफ। ग्रामर जो है हमारे पास, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं बेसिकली हमारे पास, बेसिकली 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। एक है हमारे पास नाउन। तो नाउन है जी, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग और एन आइडिया, यानी कि ऐसा लफ्ज जो किसी इंसान, शख्स, जगह, चीज या किसी ख्याल के नाम को शो करे तो वो नाउन होता है जी। अब पर्सन हमारे पास टीचर, जॉन, साइंटिस्ट हो सकता है। प्लेस सिटी, लाइब्रेरी, पेरिस हो सकता है। थिंग बुक, कार, एप्पल हो सकता है। आइडिया हमारे पास हैप्पीनेस, फ्रीडम, लव भी हो सकती है। तो सेंटेंसेस ये तो वैसे एग्जांपल के लिए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा होता है जी प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि ये वो लफ्ज होता है जो किसी नाउन की जगह क्या होता है जी इस्तेमाल होता है। फिर उसने इसको क्लासिफाई किया है थोड़ा सा, पर्सनल प्रोनाउंस और हमारे पास ये जो उसकी टाइप्स है, ये फिर प्रोनाउन की टाइप्स है। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, वो होते हैं जिसमें हम उसको एज अ, जैसे हमारे पास आई हो गया, यू हो गया, ही शी, इट हो गया, वी हो गया और दे हो गया। ये हमारे पास जो है ना जी, ये इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अब इसके आगे हमारे पास है जी पोजेसिव प्रोनाउन। ये मलकियत को शो करते हैं बेसिकली, किसी भी मलकियत को शो करना। माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये जो है हमारे पास ये जातियात को शो करते हैं, जिसमें हम बेसिकली इसमें सेल्फ या सेल्व्स का इस्तेमाल करते हैं। माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारी चीजें। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है ये किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये हो गया। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो किसी सवाल को शो करते हैं, यानी कि ये वो प्रोनाउंस हैं जो किसी फिक्रे के शुरू में लग जाएं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, यानी कि सवाल या फिक्रा बन जाता है। फिर उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर ये दो जुमलों के दरमियान एक ताल्लुक को जाहिर करेंगे, उनके दरमियान एक रब्त कायम करेंगे, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अगर ये फिक्रे के शुरू शुरू में आएंगे तो फिर ये वाली चीजें क्या होंगी जी, हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर आएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास सेंटेंस, उसने एग्जांपल दे दिए कुछ, तो ये खुद करनी है आपने। फिर वर्ब है जी, डेफिनेशंस। वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो यानी कि ये वो चीजें, वो अल्फाज होते हैं जो किसी काम को, अमल को या काम करने की हालत को जाहिर करते हैं। इसमें हमारे पास एक्शन वर्ब्स कौन सी हैं जी, रन हो गया, जंप हो गया, राइट हो गया, सिंग, ईटीसी। लिंकिंग वर्ब्स बेसिकली कौन सी होती हैं जी, लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के दरमियान क्या करते हैं जी, एक रब्त कायम करते हैं बेसिकली। तो लिहाजा उनको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। तो ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिनको हम अपने टेंसेस में बतौर वर्ब के हेल्पर के तौर पर यूज करते हैं, ताकि वर्ब में आके उसकी हेल्प आउट करते हैं, तो इसलिए उनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। फिर है उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव है जी, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज और अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या है जी खूबी को बयान करना, वो क्या होता है जी, एडजेक्टिव होता है। फिर इसकी टाइप्स है हमारे पास। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है जी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में ये होता है कि किसी भी चीज की क्या होती है जी, सिर्फ खूबी बयान की जाती है।
हालत बयान की जाती है उसकी बेसिकली। तो जैसे हमारे पास हैप्पी हो गया, ब्लू हो गया, टाल हो गया, डिफिकल्ट। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें हमें मिकदार के बारे में बताना होता है, किसी भी चीज के बारे में, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की मिकदार, सम, मैनी, फ्यू, सेवरल हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है इसमें हमारे पास, वो है जी हमारे पास दिस, दैट, दीज, दो, यानी कि किसी प्रॉपर चीज की तरफ जो है ना हमने उसको इशारा करके उसको इलेबोरेट करना होता है। फिर उसमें पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं उसमें हमारे पास, ये भी अपना जो है ना मलकियत को शो करते हैं, लेकिन बतौर एडजेक्टिव काम करेंगे हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट एडवर्ब है। अ वर्ब, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरी एडवर्ब के मीनिंग में क्या करेंगे जी, इजाफा करें। जैसे हमारे पास कोई काम कैसे हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, और है जी किस तरह से मतलब है कि हुआ है। तो ये सारी चीजें बताने के लिए हमें जो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो हमारे पास एडवर्ब ही होती है। अब हाउ के लिए हम क्विकली, स्लोली, हैप्पीली यानी कि कैसे हुआ, व्हेन कब हुआ, नाउ, देन, सून, यस्टरडे, वेयर यानी कि कौन सी जगह पर हुआ है। तो ये बेसिकली उसके साथ है। लास्ट वन नहीं तो बस हमारे पास प्रीपोजिशन है जी। ये बेसिकली क्या ऐसे अल्फाज होते हैं प्रीपोजिशन जो नाउन और प्रोनाउन या फिर दूसरे जो जुमले के अंदर अल्फाज होते हैं उनके दरमियान एक ताल्लुक को कायम करते हैं जी, बयान करते हैं, जाहिर करते हैं। जैसे हमारे पास वो उर्दू में होता है नी, पर, से, को, इंग्लिश में हमारे पास ये होता है फिर इन, ऑन, एट, बाय, विद, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, थ्रू, ये सारी चीजें फिर हमारे पास प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है जी कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कंजंक्शन एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो जुमलों या फिक्रों को आपस में मिलाते हैं, ये उनके दरमियान क्या करते हैं जी, एक पुल का काम करते हैं बेसिकली। तो वो हमारे पास कंजंक्शन कहलाते हैं। अब हमारे पास होते हैं जी कोऑर्डिनेटिव, इनकी भी टाइप्स है हमारे पास, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिव नेटिंग कंजंक्शंस। फिर उसके बाद है जी कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिव कौन से होते हैं जी, वो है जी एंड हो गया, बट हो गया, और, नार, फॉर, सो, येट। फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास, सबऑर्डिनेटिव होता है जी बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, इफ। और कोरिलेटिव क्या होते हैं जी हमारे पास ईदर, और, नीदर, नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो है ना हमारे पास होते हैं। फिर उसमें हमारे पास इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारे अचानक से उभरने वाले एहसासात की नुमाइंदगी करते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास लफ्ज हो गया वाओ, ओह, आउच, हुरे, आह है। तो यानी कि ये वो अल्फाज हैं जो हमने अगर किसी चीज को अचानक से देख लिया है या हमने अपने अचानक से एहसासात को बयां करना है तो हम इन अल्फाज का सहारा लेते हैं, फिर उन अल्फाज को इंटरजेक्शन कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है जी, वो कहता है आइडेंटिफाई एंड लेबल नाउन्स, वर्ब्स एंड कंजंक्शंस इन द गिवन सेंटेंसेस। अब पहला है जी द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग्स, यानी कि ये फिक्र में आप लोगों ने इलेबोरेट करना है कि इसमें आपकी एडवर्ब कौन सी है, यानी कि इसमें आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलहदा करना है। अब इसमें हमारे पास जो पहले पहले चलते हैं फॉक्स है। फॉक्स हमारे पास क्या है जी, नाउन है। फिर उसके बाद ओवर है, ओवर हमारे पास प्रीपोजिशन है, और आखिर में आ जाए डॉग, तो डॉग भी हमारे पास नाउन है, लिहाजा इसमें फिर और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। दूसरा है आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई वाज क्लियर एंड ब्राइट। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्टॉर्म और उसके आगे स्काई खड़ा हुआ है, ये दोनों नाउन हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो वाज है ये हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हम इसको वर्ब कहेंगे, अब इसको आपने वर्ब कहना है वाज। फिर उसके बाद हमारे पास आगे और इसका कुछ नहीं है। तीसरा है शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। यहाँ पे जो हमारे पास होमवर्क और जो डिनर है लफ्ज, ये जो हमारे पास होमवर्क और जो डिनर है ये हमारे पास बेसिकली नाउन्स हैं।
इससे पहले हमारे पास जो लफ्ज फिनिश्ड है ये वर्ब को ज़ाहिर कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास जो क्विकली है, क्विकली जो है ना हमने यहाँ पर, लेकिन उसने कहा नहीं है, सिर्फ उसने कहा है कि नाउन वर्ब्स और कंजंक्शंस को आपने बताना है इसमें सिर्फ। तो हमारे पास जो बिफोर है बेसिकली ये कंजंक्शंस है, ये जो डिनर के पहले लगा हुआ है। वाओ दैट वाज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। अब हमारे पास जो लफ्ज परफॉर्मेंस है बेसिकली आखिरी वाला, तो इसका मतलब है जी नाउन, और जो हमारे पास वाज है तो वाज हमारे पास वर्ब है, लिहाजा इसमें कोई कंजंक्शन है नहीं तो हमने यहाँ पे नहीं बताना। फिर उसके बाद बिकॉज इट वाज रेनिंग दे डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। अब इसमें क्या है जी, इसमें यह है कि हमने क्या करना है, इसमें बताना है कि जो हमारे पास शुरू शुरू में बिकॉज है ये कंजंक्शन हो गया, और हमारे पास वाज हो गया, फिर उसके बाद डिसाइडेड हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास है जी स्टे, ये खड़ा हुआ है जी स्टे, ये हमारे पास वर्ब्स हैं। और हमारे पास जो रेन यानी कि रेन हो गई, और उसके बाद हमारे पास दे हो गया, और उसके बाद हमारे पास ये जो इंडोर्स हो गए, ये बेसिकली हमारे पास क्या है जी नाउन्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो कुछ लिखा हुआ है जरा इसको देखते हैं जी, चूज करना है हमने इसको, इसमें हमारे पास एडवर्ब प्रीपोजिशन सबको चूज करना है जी। अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, ऑप्शन बी फेमस, ऑप्शन बी फेमस आएगा। फिर दिस इज अ वेरी डैश सेमिनार, ये आएगा जी इंफॉर्मेटिव, ऑप्शन सी। फिर उसके बाद है जी माई मदर बिकम्स एंक्शियस आएगा लफ्ज, ऑप्शन बी, ये जो मैं उसको एलेबोरेट भी करता जा रहा हूं। फिर उसके बाद है इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, तो इसका आएगा हमारे पास एडवाइजेबल, ये जो ऑप्शन ए है हमारे पास ये होगा। हु इज डैश फॉर दिस chaos, ये आएगा जी रिस्पॉन्सिबल, ये ऑप्शन हमारे पास जो है ना वो है बी। अब आगे हमने क्या करना है जी, इसमें जरा देखते हैं क्या करना है इसमें जी। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच एज इंडिकेटेड इन द पैरेंथेसिस, यानी कि जो आपको पैरेंथेसिस में दिए गए हैं ये बताना है जी। कैट इज हाइडिंग डैश द बेड, अब इसमें आपने बताना है, यहां पर लफ्ज आएगा जी अंडर, UNDER, कैट इज हाइडिंग द हाइडिंग अंडर द बेड। फिर दूसरा है जी शी डैश हर वर्क हर होमवर्क बिफोर डिनर, शी डिड आएगा यहाँ पर DID, शी डिड, ये वर्ब लगा दिया ना हमने। फिर यहाँ पे मैं लगाना इंटरजेक्शन डैश दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, वाओ यहाँ पर लफ्ज आएगा WOW, फिर आगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स वो लगाना है आपने। ही इज अ वेरी डैश स्टूडेंट, एडजेक्टिव हमने यहाँ पे लगाना है, ही इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ये जो ऊपर लगे हुए हैं ना इनमें से हमने चूज करना है, अपनी तरफ नहीं लगाना। तो ये ब्राइट लगा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, ये खड़ा हुआ है ब्राइट, तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी ब्राइट, फिर डैश वेंट टू द स्टोर। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा जो है ना वो, यहाँ पर हमारे पास सलमा खड़ी हुई है, सलमा ये लफ्ज है, हमने इसको प्रोनाउन के तौर पर इसकी हमने जो है ना अपना जो है ना इसका प्रोनाउन लगाना है। तो हमारे पास आएगा जी दे वेंट टू द स्टोर, दे नहीं बल्कि सलमा है तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगाना है, बल्कि दे दिया हुआ है हमें ये है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी दे लगा देना है। और ये थी बेसिकली हमारी जो एक्सरसाइज थी जो हमने अभी तक की। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज ट्रांसलेशन के ऊपर जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।